हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। आज आप लोग का फर्स्ट वीडियो है ये साइंस सब्जेक्ट का। साइंस पढ़ाने से पहले बच्चों हम आपको आपके सिलेबस के बारे में बता दें। देखिए, हमारे साइंस के सिलेबस में कुल 18 लेसन हैं। कितने लेसन हैं बच्चों? 18 लेसन हैं। 18 लेसन में हम लोग बच्चों स्टार्ट करेंगे। इसमें हमारा फिज़िक्स भी है, केमिस्ट्री भी और बायो भी, यानी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान है। बच्चों हम लोग जो स्टडी स्टार्ट करेंगे लेसन सेकंड से स्टार्ट करेंगे। लेसन सेकंड का नाम है पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार। चलिए चलते हैं बच्चों अब अपने लेसन पर। पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार, इस लेसन का नाम है पदार्थ। पदार्थ मतलब इंग्लिश में है बच्चों मैटर, प्रकृति एवं व्यवहार नेचर एंड बिहेवियर। ठीक है, पदार्थ ये आप लोग क्लास 8th में अच्छे से इसकी डिटेलिंग पढ़ चुके हैं कि पदार्थ क्या होते हैं, या पदार्थ किसे कहते हैं, या पदार्थ किससे मिलकर बने होते हैं। तो बच्चों ये जो पदार्थ मैटर है ये हमारे छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल्स यानी सूक्ष्म अणुओं से मिलकर बने होते हैं, या सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। पदार्थ जो हैं, अगर मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन कर दूं तो बेस्ट है। देखिए, पदार्थ है मैटर जो हैं वो क्या हैं, ये पदार्थ वे हैं जो स्थान घेरते हैं, जिनमें भार होता है और जिनका अनुभव हम अपनी इंद्रियों द्वारा करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? वे यानी पदार्थ मैटर कहलाते हैं। और पदार्थ जो हैं ये हमारा डिफिनीशन हुआ कि पदार्थ वे हैं जो स्थान घेरते हैं, जिनमें भार होता है और जिनका अनुभव हम अपनी इंद्रियों द्वारा करते हैं। फिर हम अगर पूछेंगे बच्चों पदार्थ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैटर, तो पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, ठोस सॉलिड, द्रव लिक्विड, गैस। लेसन की फर्स्ट लाइन में है बच्चों, प्रकाश, लोहे की कील, ढोलक की आवाज़, कुर्सी, टेबल, मुस्कान, भाप आदि उदाहरणों में क्या आपको कुछ समानताएं या अंतर दिखाई देता है? आइए इसे समझने के लिए एक क्रियाकलाप करें। जो ऊपर लिखा है बच्चों, जैसे प्रकाश, लोहे की कील, ढोलक की आवाज़, कुर्सी, टेबल, मुस्कान, भाप आदि उदाहरणों में क्या आपको कोई समानताएं या अंतर दिखाई देता है? अगर मैं बोलती हूँ बच्चों ये प्रकाश, लोहे की कील, ढोलक, तो ये काफ़ी डिफरेंट से हैं आपस में, इनमें अंतर है। इनमें क्या है? अंतर है, और कुछ में समानताएं भी हैं। फिर एक है, आइए इसे समझने के लिए एक क्रियाकलाप करें, यानी एक एक्टिविटी द्वारा इसको हम समझते हैं। क्रियाकलाप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट है एक टफ या बाल्टी लें, उसे पानी से 3/4 भर लें। अब एक कांच का बीकर अथवा ग्लास लें, उसे उल्टा कर पानी में चित्र क्रमांक 1 के अनुसार डालें। ये देखिए यहाँ पर बच्चों एक फिगर बना हुआ भी आपकी बुक में, इस बुक में दिखाया गया एक टब या बाल्टी ले रहे हैं और एक कांच का बीकर लें अथवा गिलास लें, उसे उल्टा कर पानी में डालना है चित्र के अनुसार, अकॉर्डिंग टू फिगर। फिर एक है, क्या पूरे बीकर में पानी भर गया? नेक्स्ट स्टेप में पूछा जा रहा है क्या पूरे बीकर में पानी भर गया? क्या ये बीकर खाली है? अब इस बीकर पर लेज़र टार्च से प्रकाश डालें। क्या प्रकाश की किरणें बीकर के अंदर जाती हैं? यहाँ पर एक लेज़र टार्च से प्रकाश की किरणों को बीकर के अंदर डालना है और इसकी ये देखना है कि जो प्रकाश की किरणें हैं क्या ये बीकर के अंदर जाती हैं। आइए अब इसे समझने की कोशिश करें कि बीकर के अंदर पानी क्यों नहीं गया तथा प्रकाश
प्रकाश क्यों जा सका? बीकर में ऐसा क्या था जिससे पानी अंदर नहीं जाने दिया? हम जानते हैं कि हवा, पानी, कुर्सी, टेबल इत्यादि स्थान घेरते हैं ना बच्चों। अभी आपको मैंने ऊपर बताया है कि पदार्थ यानी मैटर वे हैं जो स्थान घेरते हैं, जिनमें भार होता है और जिनका हम अनुभव हम अपनी इंद्रियों द्वारा करते हैं। यहाँ पर जो कुछ एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं, जैसे कि कुर्सी, टेबल, पानी, हवा, ये सब क्या हैं? आदि स्थान घेरते हैं। इसी कारण बीकर में उपस्थित हवा के द्वारा स्थान घेरने के कारण पानी बीकर के अंदर नहीं गया। ये जो बीकर है बच्चों, इसी में इसके अंदर हवा उपस्थित है। जब हवा उपस्थित है तो इसी हवा के कारण जो है पानी, यानी हवा ऑलरेडी पहले से इस बीकर के अंदर है और वो पूरे में स्थान ली हुई है, तब इसी कारण हमारा जो पानी है वो बीकर के अंदर नहीं गया, लेकिन प्रकाश जा रहा है। यहाँ पर देखिए फिगर में दिखा रहे हैं कि प्रकाश जा रहा है, तो ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पर है कि ऐसा क्यों हुआ? आपने अनुभव किया होगा कि पानी से भरी बोतल खाली बोतल की अपेक्षा अधिक भारी होती है। किसी वस्तु का भार उसमें द्रव्यमान के कारण होता है। कोई भी वस्तु है वो भारी हमको क्यों लगती है? क्यों? क्योंकि उसमें द्रव्यमान होता है, इसी कारण भी हमको भारी लगती है। लोहे की कील, कुर्सी, टेबल, भाप जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है स्थान घेरते हैं। ये सब क्या है बच्चों? ये सब स्थान घेरते हैं। भाप है तो भाप भी क्या है? वो स्थान घेरती है, उसमें भी द्रव्यमान होता है। ये सब में क्या है? सब में द्रव्यमान होता है। जबकि प्रकाश, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, थोड़ा सा अपना भी माइंड लगाइएगा बच्चों कि प्रकाश क्या है? क्या वो स्थान घेरता है? ढोलक की आवाज़ क्या ये स्थान घेरती है? मुस्कान आदि में द्रव्यमान नहीं होता और ना ही वे स्थान घेरते हैं। ना इनमें द्रव्यमान होता है और ना ही ये स्थान घेरते हैं। इसी कारण प्रकाश बीकर के अंदर जा सका। यानी कि जो बीकर के अंदर प्रकाश जाने का कारण क्या था? उसमें ऑलरेडी हवा थी पहले से, लेकिन प्रकाश वहाँ पर गया। प्रकाश क्यों गया? क्यों? क्योंकि उसमें द्रव्यमान नहीं होता, वो स्थान नहीं घेरता। जब वो स्थान नहीं घेरता, इसी कारण प्रकाश बीकर के अंदर गया। जो वस्तुएं स्थान घेरती हैं, जिनमें द्रव्यमान होता है, उन्हें पदार्थ कहते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, छोटी सी डिफिनीशन भी दी हुई है आपको। मैटर क्या है कि जो वस्तुएं यानी पदार्थ क्या है? वो वस्तुएं स्थान घेरती हैं। जो वस्तुएं स्थान घेरती हैं तथा जिसमें द्रव्यमान होता है, उन्हें पदार्थ कहते हैं। अब आप देखिएगा, चूँकि ढोलक की आवाज़, मुस्कान, प्रकाश में ये गुण नहीं पाया जाता, इसीलिए ये पदार्थ नहीं है। पदार्थ वही हैं जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है। और ये जो है हमारे मुस्कान, ढोलक की आवाज़, प्रकाश, ये सब क्या होते हैं? ये सब पदार्थ नहीं हैं। क्यों? क्योंकि इनमें द्रव्यमान नहीं होता और ये स्थान भी नहीं घेरते। अब आप बता सकते हैं कि हवा, पानी तथा प्रकाश में से कौन से पदार्थ हैं और कौन से नहीं। अब बताइए बच्चों, हवा, पानी तथा प्रकाश में से कौन से पदार्थ हैं? मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। देखिए हवा क्या है? हवा भी स्थान घेरती है, इसमें भी द्रव्यमान होता है। पानी ये भी स्थान घेरता है, इसमें भी द्रव्यमान होता है। और प्रकाश ये स्थान नहीं घेरता, इसमें द्रव्यमान नहीं होता। तो ऊपर जो डिफिनीशन दी गई हुई है कि पदार्थ वही है जो स्थान घेरते हैं, जिसमें द्रव्यमान होता है, तो हम यहाँ जो नीचे की लाइन में यहाँ पर जो हवा, पानी और प्रकाश दिया गया है, इसमें बच्चों हवा और पानी हमारे क्या है? पदार्थ हैं। प्रकाश पदार्थ नहीं है। हवा और पानी क्या है बच्चों? पदार्थ हैं। प्रकाश पदार्थ नहीं है। इसका कारण, रीज़न यही है कि हवा और पानी में द्रव्यमान होता है, स्थान घेरते हैं, जबकि प्रकाश में द्रव्यमान नहीं होता और ये स्थान नहीं घेरता। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द्रव्यमान का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ मास है। आप अपने आसपास पाए जाने वाले पदार्थ पर ध्यान दें तो उनमें से कुछ परिवर्तन होते दिखाई देते हैं।
जो रंग गंध अवस्था में आए बदलाव के द्वारा पहचाने जाते हैं। आइए इसे एक उदाहरण द्वारा समझें। जब हम एक मोमबत्ती को जलाते हैं तो कुछ देर बाद वो पूरी जल जाती है। सोचिए कि मोमबत्ती में पदार्थ मोम तथा धागे की बत्ती का क्या हुआ होगा। बहुत समय तक ये माना जाता था कि वो जलकर समाप्त हो जाती है। अब इसे समझने का प्रयास किया गया, तब ये स्पष्ट हुआ कि मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक क्रिया है। मोमबत्ती का जलना, पहले तो ये माना जाता था बच्चों की मोमबत्ती जलकर ख़त्म हो गई, लेकिन अब मोमबत्ती का जलना क्या है बच्चों? एक रासायनिक क्रिया है जिसमें मोम के अतिरिक्त ऑक्सीजन भी भाग लेती है। जब मोमबत्ती जलती है तो उसमें एक ऑक्सीजन है वो भी भाग लेती। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन हमारी जलने में सहायक है। और क्रिया के पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल वाष्प उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। तो क्रिया जब क्रिया होती है, रासायनिक क्रिया, तो उसके बाद हमको जो प्रोडक्ट यानी उत्पाद मिलता है, तो मोमबत्ती जलना क्या है बच्चों? एक रासायनिक क्रिया है और उसमें पाए जाने वाले उत्पाद यानी प्रोडक्ट हमारे क्या हैं? कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल वाष्प हैं के रूप में प्राप्त होते हैं, जिनकी पहचान पूर्व में नहीं की जा सकी थी। पहले इनकी खोज भी नहीं हुई थी, ना इनकी पहचान थी। जब सभी अभिकारकों का कुल द्रव्यमान ज्ञात किया गया। अब यहाँ पर बच्चों अभिकारक, इसको आप लोग ने अच्छे से पढ़ा होगा कि रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को हम अभिकारक कहते हैं, और रासायनिक क्रिया के बाद बनने वाले पदार्थ हमारे उत्पाद कहलाते हैं। अभिकारक यानी हमारे रिएजेंट और उत्पाद यानी हमारे प्रोडक्ट। तो जब सभी अभिकारकों का यानी कि रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले जितने अभिकारक यानी रिएजेंट हैं का कुल द्रव्यमान ज्ञात किया गया, तब वह उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर पाया गया। ये समझिए यहाँ पर कि जब रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक हमारे रिएजेंट थे उनका कुल द्रव्यमान जब ज्ञात किया गया तो वो किसके बराबर पाया गया? रासायनिक क्रिया के बाद जो हमको प्रोडक्ट यानी उत्पाद मिला वो उसके बराबर पाया गया। इससे पहली बार ये स्पष्ट हुआ कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक उत्पाद में बदलते हैं, वे नष्ट नहीं होते। अब यहाँ पर एक बात और क्लियर हुई कि जो रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक में जो हमारे क्या अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले अभिकारक हैं वो उत्पाद में बदलते हैं। उत्पाद में तो बदलते लेकिन वे नष्ट नहीं होते। ऐसा ही कई अन्य रासायनिक अभिक्रियाओं के अध्ययन में भी पाया गया कि अभिकारकों का कुल द्रव्यमान बनने वाले उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी कि रासायनिक ऐसा और भी रासायनिक अभिक्रिया में ये पाया गया कि जो उत्पाद हैं उसका द्रव्यमान किसके बराबर है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के बराबर है। इस समझ को एक नियम के रूप में व्यक्त किया गया। किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट। यानी कि अगर हम किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो द्रव्यमान है ना तो हम उसको उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट। इसे पदार्थ की अविनाशिता का नियम या द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। इसी नियम को हम क्या कहते हैं बच्चों? पदार्थ की अविनाशिता का नियम या द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। इस नियम को लवाजिये ने प्रतिपादित किया था। लवाजिये का योगदान पदार्थ की प्रकृति को समझने का प्रयास सदियों से चला आ रहा है। देखिए लवाजिये हमारे क्या थे? एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने ही इस पदार्थ की प्रकृति को समझने का एक प्रयास किया। फिर क्या था कि पदार्थ की प्रकृति को समझने का प्रयास सदियों से चला आ रहा है, लेकिन आधुनिक उपकरणों के अभाव में कई भ्रांतियां बनी रहीं। एक समय
समय मान्यता ये थी कि एक पदार्थ को दूसरे में रूपांतरित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, जब कांच के बर्तन में अधिक मात्रा में पानी का आसवन किया गया, तब आसवन के पश्चात बर्तन में रेत जैसे कण पाए गए। अतः ये माना गया कि जल का बहुत देर तक गर्म करने पर वह मृदा में रूपांतरित हो जाती है। यह समझ हमारी आज की रासायनिक अभिक्रियाओं की समझ से भिन्न थी। लवाजिये ने इसी प्रयोग को दोहराया। उन्होंने कांच के पूरे उपकरणों को प्रयोग के पूर्व सावधानी पूर्वक तौला तथा पानी के आसवन के पश्चात पुनः तौला। आसवन विधि तो आप सब जान रहे हैं बच्चों अच्छे से, क्योंकि आप लोग आज क्लास 8 में इसको पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर आसवन विधि हमें डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर हम बस आसवन विधि के द्वारा कैसे लवाजिये ने अपना प्रयोग को बताया, उसको हम आपको बता रहे हैं कि लवाजिये ने इसी प्रयोग को दोहराया। उन्होंने कांच के पूरे उपकरणों को प्रयोग के पूर्व, यानी उन्होंने अपने प्रयोग में कांच के कुछ उपकरण लिए थे, उस कांच के प्रयोग करने से पूर्व उस कांच के उपकरण को सावधानी पूर्वक तौला तथा पानी के आसवन के पश्चात फिर पुनः तौला। उन्होंने देखा कि कांच के उपकरण के द्रव्यमान में कुछ कमी आ रही है। उन्होंने ये देखा कि जो प्रयोग में उपकरण लिए गए थे, उस आसवन के बाद उसमें क्या हो रही है, कुछ कमी आ रही है, और ये कमी उन रेत जैसे कणों के द्रव्यमान के बराबर है। और ये कमी किसके बराबर है? जो रेत के कण के द्रव्यमान के बराबर है। तब ये पहचान पाए कि उस किस्म का कांच थोड़ा पानी में घुल जाता है, कि उन्होंने ये पहचाना कि ये जो कांच है, ये जो उस किस्म का जो कांच है वो पानी में थोड़ा घुल जाता है, और पानी जो है वो आसवन विधि से वाष्पित हो जाता है, और हो जाने के पर उसके कण दाने के रूप में प्राप्त होते हैं। यानी जब पानी वाष्पित हो गया तो जो कांच के जो कण हैं वो दाने के रूप में प्राप्त हुए। अर्थात ये निष्कर्ष निकाल पाए कि पानी का मृदा में रूपांतरण नहीं होता। तब उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जो पानी है वो मृदा में नहीं बदलती, यानी उसका रूपांतरण नहीं होता। इसके बाद ही हम रासायनिक अभिक्रियाओं की आधुनिक समझ की तरफ बढ़ पाए। इसके बाद ही बच्चों हम फिर जो है आपको इसको पढ़ाने से पहले हम आपको थोड़ा डिटेल कर देंगे कि इसके बाद ही फिर भी जो है वो आधुनिक समझ की ओर बढ़ पाए। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक भाग ले रहे हैं उसका द्रव्यमान, और रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनने वाले उत्पादों के द्रव्यमान को अच्छे से समझ पाए लवाजिये के प्रयोग के बाद। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट और सेकेंड 2 क्वेश्चन हैं, जिसमें पहले में है निम्नलिखित में से पदार्थ को पहचानिए। यहाँ पर कुछ पदार्थ के नाम दिए गए हुए हैं, उसको आपको पहचानना है कि इनमें से क्या पदार्थ है और कौन सा पदार्थ नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, एक अभिक्रिया में 20 ग्राम ए तथा 40 ग्राम बी के संयोग से 25 ग्राम सी, 15 ग्राम डी और 20 ग्राम ई बनता है। इन प्रेक्षणों के द्वारा द्रव्यमान संरक्षण के नियम को समझाइए। यानी 20 ग्राम ए, 40 ग्राम बी, ये क्या है हमारा बच्चों? ये हमारे क्या है? रिएजेंट यानी अभिकारक हैं। जब ये मिलते हैं तो इनके संयोग से हमारा क्या बनता है? ये सब हमारे क्या है बच्चों? प्रोडक्ट यानी उत्पाद हैं। 25 ग्राम सी, 15 ग्राम डी एंड 20 ग्राम ई बनता है। इन प्रेक्षणों के द्रव्यमान संरक्षण के नियम को हमें इस क्वेश्चंस के द्वारा समझाना है। तो ये दोनों क्वेश्चंस बच्चों आपके होमवर्क का है, इसको करिएगा। और हमारे व्हाट्सएप नंबर मैं अपना दे रही हूँ बच्चों, उस पर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपने क्वेश्चंस को फॉरवर्ड करिएगा। नेक्स्ट है बच्चों हमारे चारों ओर के पदार्थ, यानी हमारे चारों ओर क्या है उसके पदार्थ। क्या आपने कभी रेत में चुंबक घुमाकर देखा है?
ऐसा करने पर लोहे के कण रेत से अलग हो जाते हैं। इसी तरह बर्तन में रखा हुआ पानी जब उड़ जाता है तब सफ़ेद रंग के कण बर्तन में दिखाई देते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि हमारे आसपास पाई जाने वाली अधिकतर वस्तुएं एक से अधिक पदार्थों का मिश्रण है जिन्हें हम अलग कर सकते हैं। यानी कि यहाँ कहने का मतलब ये बच्चों की पदार्थ को ये जो है वो दो में वर्गीकृत कर रहे हैं। जैसे एक हमारा तो शुद्ध पदार्थ है और एक मिश्रण हो जाएगा। तो जो हम चारों तरफ अपने पदार्थ भी चारों तरफ जो देखते हैं पदार्थ वो क्या है, शुद्ध है कि मिश्रण, शुद्ध पदार्थ हैं कि मिश्रित पदार्थ हैं, इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। जैसे कि अगर हम क्या करें, चुंबक, रेत पर चुंबक है और उस रेत पर लोहे के कण बिखरे हुए हैं और हम चुंबक घुमाकर देखें तो क्या होगा, लोहे के कण किस पे चिपक जाएंगे, चुंबक पे चिपक जाएंगे। इसी तरीके से अगर हमारा क्या है कि पानी है, पानी को क्या बर्तन में रखा हुआ पानी जब उड़ जाता है तब सफ़ेद रंग के कण बर्तन पर दिखाई देते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि हमारे आसपास पाई जाने वाली अधिकतर वस्तुएं एक से अधिक पदार्थों का मिश्रण है जिन्हें हम अलग कर सकते हैं। यानी कि हमारे आसपास जो वस्तुएं पाई जा रही हैं उसमें एक से अधिक पदार्थों का मिश्रण है जिन्हें हम अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, समुद्री जल भी जल तथा उसमें घुले लवणों का मिश्रण है। जो समुद्र का जल है बच्चों वो भी क्या है, हमारे उसमें घुले लवणों का मिश्रण है। समुद्री जल में घुले हुए लवण कौन कौन से हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण या आसवन विधि के द्वारा जल से पृथक किया जा सकता है। इसी प्रकार शीतल पेय, शक्कर, नमक तथा कार्बन डाइऑक्साइड का जल में मिश्रण है जिसके अवयवों को भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ यानी अवयव होते हैं तथा जिन्हें सामान्यतः साधारण भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। जब हम मिश्रण को समझने का प्रयास करते हैं तो देखते हैं कि मिश्रण भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। यानी कि जो मिश्रण है इनमें हम साधारण भौतिक विधि के द्वारा इसको पृथक कर सकते हैं। और जब हम मिश्रण की बात करते हैं तो बच्चों जो मिश्रण है वो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। चलिए अब हम मिश्रण के प्रकार देखते हैं और यहाँ पर थोड़ी सी एक एक्टिविटी दी है जिसके द्वारा इस मिश्रण के प्रकार को समझने का प्रयास करेंगे। अवयवों की प्रकृति और उनकी आपस में क्रिया के आधार पर विभिन्न प्रकार के मिश्रण बनते हैं। आइए इसे एक क्रियाकलाप यानी एक्टिविटी के द्वारा समझें। देखिए यहाँ पर एक एक्टिविटी 2 दी गई हुई है, यानी क्रियाकलाप आपकी सेकेंड है, जिसमें फर्स्ट स्टेप है कक्षा में विद्यार्थी का, खा, गा, घा समूहों में बढ़ जाएं। यानी कि आपके जो क्लास है उसमें ग्रुपिंग करने को बोल रहे हैं। जो कक्षा में जितने विद्यार्थी हैं वो कितने ग्रुप बना लें, 4th ग्रुप बना लें। एक ग्रुप का नाम का देंगे, दूसरे का खा, तीसरे का गा और चौथे का घा। फिर समूह का यानी फर्स्ट बीकर में जो ग्रुप है वो बीकर में 100 ml जल लेकर उसमें 1 चम्मच नमक मिलाए। समुद्र खा बीकर में समूह फिर से बच्चों में फिर से इसको बता देती हूँ कि समूह का बीकर में 100 ml जल लेकर उसमें 1 चम्मच नमक मिलाए। समूह खा बीकर में 100 ml जल लेकर उसमें 1 चम्मच शक्कर मिलाए। यानी समूह का और का को 1 चम्मच नमक मिलाना है 100 ml में और समूह खा को 1 चम्मच शक्कर मिलाना है 100 ml में। समूह गा बीकर में 100 ml जल लेकर उसमें 1 चम्मच चाक पाउडर मिलाए। समूह घा बीकर में 100 ml जल लेकर उसमें 10 ml खाने का तेल मिलाए। फिर स्टेप नेक्स्ट है बच्चों, प्रत्येक समूह कांच की छड़ की सहायता से बीकर के पदार्थों को मिलाए तथा उसके बाद उसे कुछ देर के लिए स्थिर छोड़ दे। यानी कि प्रत्येक समूह यानी हर ग्रुप को जो उसने अपना पदार्थ लिया है 100 ml में उसको अच्छे से कांच की छड़ की सहायता से मिलाना है और उसको थोड़ी देर के लिए स्थिर छोड़ देना है। सभी नेक्स्ट पे स्टेप पे है
सभी समूह बीकर में रखे नमूनों को अवलोकन कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। यानी कि हर ग्रुप को अब जो उनके पास उनका ऑपरेटर्स है उसको अच्छे से उसको देखना है, उसके बाद फिर उसको ऑब्जर्वेट कर कर उसे अच्छे से क्वेश्चंस का आंसर दें। यहाँ पर बच्चों हम अपने वीडियो को क्लोज़ करते हैं, फिर मिलेंगे। बाय बाय।